नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कर्नल रैना कहाँ है, कर्नल रैना कहाँ है। कर्नल साहब थोड़े बिजी थे, कहीं पर्सनल ट्रैवल कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ही वाज नॉट अवेलेबल एंड उनके जो हमको विश्लेषण है वो सुनने को नहीं मिला। बट हमारे साथ हैं तो सर से बात करेंगे। पहले तो एक ओवरऑल पिक्चर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और बाकी और भी सवाल हैं, बट सबसे बड़ा सवाल मैं सर से पूछ रहा हूँ कि यार चाइना पाकिस्तान को कितना अब पुश कर रहा है ये करने के लिए, क्योंकि आई डोंट नो अगर चाइना शुरू में चाइना ने कराया होगा कि नहीं, बट अब चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका फायदा तो जरूर है। तो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। पहले हाउ डू यू सी द सिचुएशन? अब भारत तो जंगजू मुल्क हो चुका है। जंगजू मुल्क का जांबाज आदि अचिंत। तो लोग बोलेंगे ऐसे ऐसे होस्ट होंगे तो लोग तो बोलेंगे जंगजू। आदि जंगजू देखो, हो चुका है सर। यहाँ कहानियां हैं दो मुल्कों की, जिसमें एक में इमेजिनेशन है, एक में रियलिटी है। पाकिस्तान ने शुरू से इमेजिन किया कि भारत उनका दुश्मन है, जबकि ना तो हमने उन पर कभी हमला किया, उल्टा हमने उनको मौका दे दिया निकलने का जब उन्होंने हमारा पीओजे के लिया। अगर हम यूएन में ना जाते तो शायद स्थिति और होती। वो इमेजिनेशन में जीता रहा, उसी इमेजिनेशन में उसने फौज खड़ी की, उसी इमेजिनेशन में फौजियों ने डिफेंस कॉर्पोरेशन बनाई, उन्होंने पैसे कमाए अंग्रेज और ऐश की। दूसरी तरफ है चाइना, जो है रियलिटी बेस्ड। उसने हिंद चीनी भाई भाई का नारा लगवा के हमें बेवकूफ़ बनाया। उसने अपनी असली दिखा दी 1962 में, जिसका मैं श्रेय सिर्फ नेहरू जी को कह देता हूँ, हमारे प्रिय नेहरू जी सबके। और उसकी रियलिटी का आज ये है कि उसको ये पता लग क्लियर है कि भाई मैंने अगर वर्ल्ड में नंबर 1 या 2 में तो ऑलरेडी है ही है वो प्रैक्टिकली, बट अगर वो सोचता है कि उसको नंबर 1 बनना है तो कोई भी तगड़ी पावर ना अपने पड़ोस में एक और नई पावर को खड़ा नहीं होने देती। और उसने, आप देखो, आईएसआई पाकिस्तान ने उम्मा के नाम पे मुस्लिम ये कहानियां सुना के उन्होंने हमारे अंदर जिहादी खड़े किए, जो कि अच्छी जिहादी को जो इनकी जमात है वो कॉमन है। बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान वाया भारत एंड कश्मीर, ये चारों जमातें जो हैं बेसिकली एक ही माँ के पेट से निकली हैं। लेकिन चाइना ने स्क्रैच से शुरू करके हमारे अंदर ऐसे कल्टीवेट किए हैं इंटेलेक्चुअल्स, जिनको हम लिब्रांडू बोलते हैं, लुटियंस वाले बोलते हैं। इनको फाइनेंसर कौन है? बेसिकली चाइना ने। और जो एमओयू लोग कहते हैं कि जो लोग नहीं कहते, जो कि साइन हुआ था कांग्रेस और उसके बीच में, तो धीरे धीरे करके तो अब रियलिटी वाले देश को ये पता है कि भारत को अभी रोका तो रोका, नहीं रोका तो चाहे मैं दुनिया पे फतह करूंगा लेकिन मेरे को पड़ोस में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सी अमेरिका का अगर आप राइज देखिए, अमेरिका के आसपास कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं था जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में। अमेरिका शुरू से ऊपर उठता गया। आप रशिया की तरफ देखो, आज रशिया को यूरोप वाले जो मर्जी बोले कि हमें खतरा है, हमें रशिया आगे घुस रहा है, लेकिन फैक्ट ये में रहता है कि यूएसएसआर करके जब राइज कर रहा था, यूएसएसआर अकेला राइज कर रहा था, और उसके जो नियरेस्ट पावर यूके थी वो डाउन जा रही थी। फ्रांस तो ये तो गिनती में नहीं आते एरिया वाइज। तो इन दो देशों के सामने जब ये समस्या खड़ी हुई, जो इमेजिनेशन करने वाला देश है पाकिस्तान, उसका अपना बेड़ा गर्क हो रखा है। इकॉनमी खत्म, अंदर आपको पता ही है बलोच क्या कर रहे हैं, और हमारे पश्तून भाई क्या कर रहे हैं, और पीओजे के अंदर क्या हो रहा है, और सिंध में प्रॉब्लम हो, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और हिस्ट्री हमें बताती है कि जब जब पाकिस्तान मुश्किल में होता है वो हमेशा हमारी तरफ रुख करता है और फिर हमसे पंगा लेता है। अब इन दोनों को अगर आप संदर्भ बिठा के देखो, अगर आप चाइनी हो, समझदार हो, तो मैं आपको चाइना से कंपेयर करता हूँ। आपको भारत को नीचे लगाने का क्या सिंपल तरीका है कि आप हमें किसी जंग में उलझा दो, और ये ट्रायल चाइना कर चुका है। बांग्लादेश में जो ड्रामा चल रहा है, सो कॉल्ड हिंदुओं का मैन स्लॉटर हुआ, और मैं उसको शेख हसीना के उससे नहीं करता, शेख हसीना से पहले भी होता था। शेख हसीना के टाइम पे भी यहाँ पे मैन स्लॉटर हो रहा था, चाइना अंदर घुस रहा था। एक उनको जिहादियों को उकसाने का काम चाइना के लिए आईएसआई, वही आईएसआई जिसने अमेरिकन के लिए रजीम चेंज की, जिसके बारे में अगेन हम बात कर चुके हैं कि क्यों आज बांग्लादेश चाइना का दोस्त बन रहा है। उसी चाइना को यहाँ से निकलवाया गया अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका में ट्रंप जी आ गए, वहाँ रजीम चेंज हो गई, तो यहाँ सारा सेटअप चेंज हो गया। तो आप ये देखो कि चाइना के पास एसेट्स हैं जिनके थ्रू वो हमें तंग कर सकता है, और वो एसेट्स बिकाऊ हैं। बांग्लादेश भी बिकाऊ है,
वो हीरा मंडी तो थी, हीरा मंडी तो हीरा मंडी पन्ना मंडी दोनों अवेलेबल है। उसके अलावा अंदर जो हमारे उसने एक गेम खड़ी कर रखी है जिसको हम आंख बंद कर, आज हमें पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, 8 लाख पाकिस्तानी, 5 लाख पाकिस्तानी। चाइनीज एजेंट्स कितने हैं वो तो पता चलेगा, कुछ की शक्लें में गलवान में पता चल गई थी, कुछ लोगों को हम चंडीगढ़ लॉबी के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन उसकी डेप्थ अभी तक हमें पता नहीं है। तो ऐसे ऐसे मौके में ये लॉजिकल बनता है कि ऐसा मुल्क जो खुद कभी लड़ा ना हो, जिसने दूसरों को लड़ाने की कोशिश की हो, जिसने अमेरिका को ईरान के अंदर घुसाने की कोशिश, लड़ाई सेकंड करने की कोशिश की, जिसके बारे में बात कर रखे हैं, जिसने अमेरिका के नेटो के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ रशिया को हेल्प किया। हम रशिया के दोस्त थे, हमने रशिया से फ्यूल लिया, तेल लिया, और उनकी रिक्वेस्ट पे कुछ स्पेयर पार्ट्स जो उन्होंने हमें बेच रखे थे टैंक्स करके वापस दिए। इन्होंने तो एक्टिवली रशिया को सपोर्ट किया है, बिकॉज इसकी लड़ाई जो है अमेरिका के साथ है। तो इस ऐसा अगर आपकी पोजीशन है और आपके ऐसे दो टट्टू मिल जाते हैं जो भारत जैसे देश के दो तरफ बैठे हुए हैं, उसे मेन जो बड़ा हीरा मंडी बड़ा टट्टू जो है, और उस हीरा मंडी के अंदर आपने जाके अपनी इन्वेस्टमेंट डाली थी $60 बिलियन की, वो डूब गई। आपने उस हीरा मंडी को डांटा, बोला कुछ करो। हीरा मंडी ने 2 डिविजन आर्मी की खड़ी करके आपके चाइनीज के लिए प्रोटेक्शन के लिए लगाई, वो फिर भी काबू नहीं आए, फिर भी मार खाते रहे। तो फिर आपने अपने पीएलए अंदर भेजा सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पे, उस देश के अंदर पेनिट्रेशन की, लेकिन वहां पे अपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, उस बलोच नहीं मान रहे। तो आपके पास क्या बनता है? तो आप मौलाना मुनीर को बुलाइए, मौलाना मुनीर को बोलिए भाई ऐसा है कि तेरे तो, मौलाना मुनीर शायद खुद ही किया हो कि मेरी तो जड़ें कंपी हुई हैं, आप बताओ करना क्या साहब, हम तो हीरा मंडी वाले, हम तो काम करते हैं पैसे लेके। तो बोला तो ऐसे कर, तू भारत में कर। तो मौलाना मुनीर उठता है, एक घटिया सा लेक्चर देता है हिंदुओं के खिलाफ, जबकि फौज के अंदर आज भी पाकिस्तानी आर्मी फौज आर्मी में चाहे 1% आधा परसेंट है, उसमें अभी भी हिंदू हैं। वो लेक्चर देता है, उसके बाद पहलगाम कांड होता है, फिर बात वहाँ नहीं रुकती। उसके बाद चाइना एकदम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वो बात अलग है कि जो एयरक्राफ्ट आज पाकिस्तान के पास है, उस एयरक्राफ्ट की रडार की इतना रेंज ही नहीं कि उस मिसाइल को फुली यूटिलाइज कर देगा। उसमें आपको पता है 15E और 2 वर्जन हैं, वो अलग बात है। लेकिन सरेआम दुनिया का एक ही मुल्क, आज 2 एजेंसीज हैं बेसिकली, एक मुल्क जो सरेआम पाकिस्तान को इक्विप कर रहा है लड़ने के लिए, वो है चाइना। और दूसरा है जिसको कभी दुनिया पे राज करने का शौक था, जिसकी यूएसए से भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी रशिया से भी प्रॉब्लम चल रही है, जिनका प्राइम मिनिस्टर होमोसेक्सुअल है और उसका बॉयफ्रेंड एक पाकिस्तानी है। उसने अपने पुराने रिटायर्ड फौजी या जो भी मिशनरीज या मर्सिनरीज की खबर आ रही है कि पाकिस्तान में ब्रिटिश कुछ एक्स सोल्जर्स, जो भी कह सकते हो आप उनको, फाइटर्स, वो वहाँ लैंड किए हैं। तो बड़ा क्लियर सा एक बन रहा है कि भारत को खींचो, लड़ाई लगवाओ। और फिर आज जब मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था, मैं 2-3 दिन से कर रहा, आई थिंक कल किया था, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये वो, तो मैं आपका मोस्ट ऑफ दम जो मेरे पोस्ट ट्विटर पे जुड़े हैं वो यहाँ भी जुड़े होते हैं। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उसमें मैंने ये कहा था कि चाइना का गेम हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये गेम मेरे हिसाब से पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ चाइना, बिकॉज आपके पास औकात नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है, आपके कुछ नहीं, लड़ पड़े जाए आप इंडिया के साथ, तो उसके बिहाफ पे कर रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना अटैक कर लेगा हमारी एलएसी क्रॉस करके, चांसेस बहुत कम है ईस्टर्न लद्दाख में, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि चाइनीज और इंडियन आर्मी आमने सामने, पहले हम आमने सामने नहीं होते थे, तो कभी एक आधी पोस्ट पे छुटपुट होगी, कभी आईटीबीपी के साथ होगी। अभी हमारी रेगुलर आर्मी आमने सामने है। कुछ लोकल लेवल पे कुछ हो जाए उसको रूल आउटिंग कर सकते हैं, बट एक ऑल आउट वॉर चाइना हम पे अटैक करे क्योंकि हम पाकिस्तान के ऊपर काइनेटिक एक्शन ले रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट वही चाइना इक्विपमेंट दे के पाकिस्तान को, उनको हमारे देश के ऊपर उनकी सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की कैपेबिलिटी चाइना की बहुत अच्छी है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग जिसको कहते हैं, जो यूक्रेन में अमेरिका ने एक दिन के लिए बंद की थी और यूक्रेन हा हा करने लगा था, तो इसकी इतनी आज की लड़ाई जो नेक्स्ट लड़ी जाती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हेल्प करेगा। और जो उसने अंदर हमारे जो एक 0.5 जिसको 1.0 और भी क्या क्या हम बोलते हैं, वो जो एलिमेंट्स खड़े कर रखे हैं अंदर, इन चीज़ों को डिप्लॉय करेगा भारत के खिलाफ। मेरा ये नहीं कहना है कि चाइना की फौज एलएसी क्रॉस करके आएगी तो देख लेंगे, एटलीस्ट अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगी, वो एक क्लैरिफिकेशन है। दूसरी के लिए क्लैरिफिकेशन मैंने ये कहा था कि हमारा रिस्पांस जो है वो रिस्पांस होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो रिस्पांस जो होता है उसके बड़े लेवल्स होते हैं और उसके कुछ लेवल्स हमने शुरू कर दिए, है ना।
तो लोग कहने लगे फौजी डर गया, फौजी डर गया, ये हो गया। भैया फौजी डर नहीं गया, मुझे फौज में रह के ना एक चीज़ तो हमें क्लियर है, कॉस्ट पता है वॉर की। आप बताइए जो हमें मेरे पे कमेंट करते हैं जब लोगों को, आपका बेटा है फौज में, जब बेटी है फौज में, या कोई दामाद भतीजा कोई है, नहीं है। और जब बॉडीज घर में आने लगती हैं ना, पहले तो वापस ही नहीं आते थे बेचारे, उनके क्रिमेशन में ही श्रीलंका से कोई बॉडी नहीं आती थी। लेकिन जब भाजपा सरकार ने कारगिल में शुरू किया, तो जब जिस मोहल्ले में जिस गांव में वो बॉडीज आती है ना, फिर वहाँ का माहौल का क्या होता है जिन जिनको पता है। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई डरने से, लड़ने से या मरने से डरता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो फौज में आया उसमें उतना फतूर होता है कि वो इसी के लिए जीता है कि किसी दिन लड़ते लड़ते मरना किसी भी इंसान के लिए, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है बूट सूट पहन के। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बंदों को क्यों मरवाएं। और काइनेटिक अटैक मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आप बोलोगे मैं ट्विटर को लेकर शुरू हो गया, बट ये कुछ चीज़ें हो रही थी, मैं आ नहीं रहा था आपके इसमें भी, किसी भी पॉडकास्ट नहीं आया। तो काइनेटिक हमने उसका रिस्पांस देना है, मगर हम ये कहें कि आज ही तो पिछले अगले हमारे ज्योतिषी कोई आगे बोले कि 3 तारीख को अटैक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे अटैक नहीं होते भाई। क्योंकि जो हम टारगेट चुन रहे हैं, हाँ आपको इजराइल क्या करता है, इजराइल तो लाइव अटैक करता है कि मस्जिद में अजान की आवाज़ आई गाजा में, उस मस्जिद उड़ा दी। अब गाजा और इजराइल और इंडिया और पाकिस्तान दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं। अगर आपको टारगेट्स पिकअप करने हैं, और ये टारगेट्स मोबाइल है, अगर आपने किसी हेड को ठोकना है, चाहे वो मिलिट्री का हो चाहे वो किसी तंजीम का हो, आपने कोई ऐसी फैसिलिटी उनकी उड़ानी है, तो मोस्ट ऑफ दीज फैसिलिटीज दीज पीपल आर लड़ाई के टाइम पे वो मोबाइल हो जाते हैं। दे आर नॉट सिटिंग एट अ प्लेस जहाँ उनका बोर्ड लगा होता है, वो बोर्ड वहाँ रह जाता है। हाँ अपने को सेटिस्फाई करने के लिए बिल्डिंग्स उड़ानी है 2-4, बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तो बात लगे। बट आई एम वेरी श्योर, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रिस्पांस होगा और जिन्होंने किया उनको हम ढूंढेंगे और मारेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, तो इसका उन चीज़ों को मतलब होता है। और आज 10 दिन हुए हैं, आज 11वां ही तो है ना। तो इतना कौन सी आग लग गई दुनिया तो। और लास्ट में इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ आदि, कि हमारी मेन अपोजिशन पार्टी देखो, वो आके कहती है हाँ हाँ हम खड़े हैं, जो भारत कहेगा वो खड़े हैं। और लेफ्टिस्ट पार्टीज भी कह रही हैं, जो आज तक नहीं कहा। ये वो लोग हैं जिन्होंने, जब भारत लड़ने जाता है 62 में, तो ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते थे, इंडिया में ट्रेन रोकते थे फौजियों की जाने की। अभी जब पीछे जब टेंशन शुरू हुई थी चाइना के साथ, तो इन्हीं पार्टीज ने पंजाब में मिलिट्री कॉन्वॉयज रुकवाई। आज वो पार्टीज बोल रही हाँ हाँ जाओ 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 करो, और फिर क्या बोलता है कि हमें अपना प्लान बताओ, आप करना क्या चाहते हो, क्या करना, कहाँ करना चाहते हो। तो बेसिकली आप चाहते हो कि जल्दबाजी करें मोदी साहब, वो इसको उनको हम मोदी साहब को लड़ाई में धकेलें। और जल्दबाजी की लड़ाई, आप दर्शकों को समझना पड़ेगा, जो लड़ाइयाँ आज से पहले लड़ी गई, ये लड़ाई डिफरेंट लड़ी जाएगी, वो ऐसी लड़ाई नहीं होगी जो आप सोच रहे हो। किसने ड्रोन को डोमिनेट करते हुए देखा है पिछले 10 साल से? पहले किसने ड्रोन का नाम भी सुना था, मिलिट्री ड्रोन की कैपेबिलिटी का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का? तो बड़ा कुछ होना है, तो सब्र करें, क्या कहते हैं, हौसला रखें और विश्वास रखें। और किसने कहा जी अब तो देश के फौजियों को बोल दिया गया कि खुला हाथ। खुला हाथ जब सरकार देती है, बेसिकली क्या होता है कि आपको हर फौज का हर टाइम पे कुछ प्लान्स बन के रखे होते हैं, हर किस्म के प्लान। जैसे जैसे इवॉल्व होता है वॉर फाइटिंग, उसी तरीके से हर आर्मी, और आर्मी के अंदर हर फॉर्मेशन, चाहे वो कमांड है, कोर है, डिवीजन है, उनका प्लान एक बना होता है अपनी, जहाँ पे वो लोकेटेड है उस हिसाब से जहाँ उनको लड़ना है, वो रिवाइज करते हैं अपने प्लान को। तो जब प्रधानमंत्री ने बोला होगा, तो जो हमें पीछे देखने में मिला कि पहले तीनों चीफ मिले सीडीएस को, फिर सीडीएस साहब जाके मिले रक्षा मंत्री को, जो हमारी चेन ऑफ कमांड है। रक्षा मंत्री साहब फिर सीसीएस में बैठते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वो सीडीएस को मिलते हैं, उसके बाद आर्मी चीफ रक्षा मंत्री को मिलते हैं 40 मिनट्स, फिर रक्षा मंत्री उठ के प्रधानमंत्री को मिलने जाते हैं। तो एक प्रोसेस है। खुले हाथ का मतलब ये है, एक बात तो बड़ा क्लियर है कि जो भी एक्शन होगा इस पर शायद तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व होंगी, और हो सकता मुझे तो लगता है नेवी ना लीड करे इसको। उसके बाद जो प्लान बनेगा वो भी फिर वापस सीसीएस में जाएगा। खुले हाथ का ये मतलब नहीं है कि आज हमारे जनरल साहब बोलेंगे चीफ आर्मी स्टाफ के, चलो खोल दो अस्तबल, घोड़ा दुरा दो घोड़े लाहौर, वैसे और नहीं में होता। चाय पी के आते हैं। हाँ। तो वो जिहादी वाले जो नारे हैं ना, वो ऐसे नहीं होता। खुले का मतलब है कि आपने जो करना चाहते हो, जिसके आप कॉन्फिडेंट हो, बिना हमारी तरफ से, जैसे वाजपेयी साहब ने क्या किया था, एलसी क्रॉस नहीं करना, ये बोला था वाजपेयी साहब ने 99 में, और हमारी फौज एलसी पे जाके खड़ी हो गई, रुक गई। वो होती हैं रिस्ट्रिक्शंस, पॉसिबली वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं। अब प्लान बनेगा, फिर गवर्नमेंट के सामने पेश होगा, और उसके बाद उसका एग्जीक्यूट। अब हम लोग
जब तक हमारे मीडिया होगा वो दिखेगा, जब वो प्लान पेश होगा तो शायद हमारी मीडिया को खबर ना लगे। तो इसलिए लग रहा है कि क्योंकि कई कई चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस रूम में मीटिंग होती है हमेशा मीटिंग होती होगी, तो ऐसे सरप्राइज मेंटेन होता है। सो ये ओवरऑल पिक्चर आई थॉट आई गिव इट, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, बाकी देखते हैं टाइम। नहीं सर, ऑब्वियसली देयर इज, आपको ये दिखता है, मैंने ये बड़ा क्लियरली चीज बोली कि एक फायदा उठाने की कोशिश तो की जाएगी, क्योंकि इंडिया इज द ओनली चैलेंजर। भारत के अलावा कोई चैलेंजर नहीं है चाइना का दुनिया के अंदर। बट चाइना को ये भी पता है ज्यादा कर नहीं सकता है यार, भारत गुस्सा हो गया तो साला पाकिस्तान का मैं क्या ठेला मारूंगा, क्योंकि दिस वॉर इज नॉट एन एक्सिस्टेंशियल वॉर, राइट? इट्स नॉट अ वॉर ऑफ सर्वाइवल कि साहब या तो पाकिस्तान बचे या भारत, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट। एंड चाइना को ये समझ में आता है दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वॉर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो व्हाई वुड ही वांट टू रूइन हिज रिलेशनशिप विद इंडिया क्रॉसिंग दैट वन लाइन कि भैया नहीं नहीं यार, इस लाइन को क्रॉस किया तो फिर आपको भी पता है, फिर वहां से भी बोलेंगे अच्छा तो ये कर रहा है कि बट ये ठीक नहीं है। सो दैट आई अंडरस्टैंड। बट सर चाइना के जो प्रॉक्सीज हैं, एंड हम लोग भारत के अंदर इस टाइम पे देख रहे हैं कि एक एक फ्रंट खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर में 6 लोग थे, उनकी तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होगी जी, ठीक है? उसको जो भगा रहे हो आप, तो जो अंदर का एक फ्रंट है उससे सबसे ज्यादा ऑब्वियसली हमको खतरा है, और उससे सबसे ज्यादा जो गेम है। आपको लगता है कि इनके पास इतना दम रहेगा? फॉर एग्जाम्पल एलईटी और लश्कर ने अपने ग्रुप्स को बोला है कि भाई आप हाई अलर्ट में रहिए स्लीपर सेल्स को, और भारत को पीछे से ये करना है। डू यू थिंक ऑल दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि इनके अंदर इतना दम है टू एक्चुअली डू स्टफ? दोनों है दोनों हैं, बिकॉज देखो ब्रिटिशर्स ने और यूएस ने शुरू से मुस्लिम्स को एज ए टूल यूज़ किया है, क्योंकि हर कम्युनिटी छोटी छोटी बात के ऊपर गली में उतर के, स्ट्रीट में उतर के पत्थरबाजी और लोगों को गला काटने की बात नहीं करती दुनिया में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कम्युनिटी विच डज दिस। इसलिए चर्चिल से उससे पहले से ही ब्रिटिशर्स को बहुत प्यारे थे ये लोग जो कि वायलेंट है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि कैपेबिलिटी वाइज आई एग्री, नंबर्स देखेंगे तो हम कुछ भी कह लीजिए, मेजॉरिटी मेजॉरिटी होती है, 80% बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन जहाँ जहाँ इनकी गेटोज बनी हुई है, जहाँ जहाँ पे, और जिस यहाँ पे आपको मर के जन्नत में जाने का, और एक 72 हूर्स और 130 फुट की हूर पे चढ़ना है सीढ़ी लगा के, वो अगर आपका ड्रीम है तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, और उनको सबको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको उनके जो इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो हमारा एक वो कुत्ते के मुंह जैसा जुबैर करके वो हो, जो कोई मौलाना हो किसी मस्जिद का, कोई किसी काउंसिल का हेड हो, किसी मदरसे का कोई इन्फ्लुएंशियल हो, उनको उन्होंने पैसे खिला के तैयार कर रखा है, वो सबको पता है। वो अपने जब कॉल देंगे तो लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट, आपको याद होगा आदि, आई थिंक 1 साल पहले इसके बारे में उन्होंने बात की थी कि एक टाइम आएगा कि भारत के अंदर दंगे होंगे, वो दंगे इसी संदर्भ में होंगे। तो दंगे होंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में कि एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, और उस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे हमारे अंदर के जो कीड़े हैं, जो जरासीम जिसको मैं कहता हूँ, कीटाणु देश के अंदर, वो गुड़गुड़ाएंगे, वो उबलेंगे, कुछ बोलेंगे। तो वो फसाद मुझे इसी कॉन्टेक्स्ट में होता हुआ नजर आ रहा है, और एक डेफिनेट थ्रेट है। और जब हमारी सरकार टाइम ले रही है ना, तो हमें पूरा ये भरोसा होना चाहिए कि इस फैक्टर को भी देखा जा रहा है। देखो आपने छोटा सी चीज़ की और सडनली आपको हर गली मोहल्ले से पाकिस्तानी औरतें और लेडीज मैरिड टू पाकिस्तानी और क्या क्या निकलना शुरू हुआ। ये तो नहीं हुआ कि ओवरनाइट हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि ये सरकार को पता ही नहीं था, एजेंसीज को सब पता होता है। कई चीज़ों के लिए टाइम लगता है, कई जगह पे फोकस होता है, कई बार आप छोटे जख्म को रोक के रखते हो, लेकिन अभी वो टाइम आ गया। और ये जो जैसे अभी ये कास्ट सेंसस हुआ है, इसके बारे में अगेन मैं भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, कि मुझे लगता है उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है, जिसमें क्योंकि हमने 24 घंटे, या जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को बिठाने की कभी कसम, वो खुद ही फूट रहा है। हमने एक स्टेटमेंट देना है काइनेटिक, बाकी हमारे एक्शंस, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे बीएलए है, जो वो सब चल रहा है, तो हमें फोकस फिर अपने देश पे ही करना है ना। आफ्टर ये जो थोड़ा सा ये ग्लैमर और ये लड़ाई और वो मार देंगे उड़ा देंगे, जब हो जाएगा ड्रामा खत्म, उसके बाद आपको अंदर देखना है। तो अंदर देखने के लिए आपने जो तैयारी की है, उसमें मुझे कास्ट सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप दिखता है। अब वो क्या है बाद में पता चलेगा। उसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वकील आपने कहा, हमारी प्रेस है,
जो लोगों को वो फीड करती है जो उन्होंने फीड करना है उन लोगों को भुगलाने में। आप देखो ज़ुबैर की एक ट्वीट ने नूपुर के लिए कितनी समस्या पैदा की। तो ये तो नहीं कह सकते कि ये इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। ये फसाद कर सकते हैं, फसाद करेंगे, खून खराबा होगा। जो हम लोगों को अपील करते रहेंगे कि भाई अपनी तैयारी रखो, अपनी प्रोटेक्शन की फर्स्ट रिएक्शन जो आएगा उसके हमारे ऊपर, उसको हमें खुद ही संभालना पड़ेगा। एज अ सोसाइटी, एज अ मोहल्ला, एज अ उस सोसाइटी में रहने का फ्लैट ओनर या अकेला कोई फ्लैट या गली में आप चल रहे हो। कल भी तो हुआ, अभी देखो इंसिडेंट। तो वो खतरा है, डेफिनेटली है। और ये जो डिले, सो कॉल्ड डिले हो रहा है, पॉसिबली ये इस खतरे को भी इस पे नज़र रख के या इसको इवेल्युएट किया जा रहा है, उसके लिए कुछ कदम कहीं उठाए जा रहे हैं। जैसे आज मैं लाइन अप अपने फार्म पे हूँ, हमारा यहाँ जो मार्केट है, आज यहाँ पे पूरी CAPF डिप्लॉयड है। और ये जो हमारा इलाका है ये प्योरली नेशनलिस्ट इलाका है। यहाँ ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है किसी भी चीज़ की, कोई इंटरनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। यहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं करेगा या कोई ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ पे फौजी रहते हैं सारे। लेकिन कुछ तो पता है, कुछ तो पता है सरकार को क्यों यहाँ पे, यहाँ हम तो वो लोग हैं जो कि फौज के साथ खड़े होकर लड़ते हैं। अभी कल को कुछ शुरू होगा तो हमारे यंगस्टर्स क्या, हमारे बेचारे बुजुर्ग भी साथ चलते हैं। लेकिन हमारी मार्केट में अगर कोई कुछ है तो इसका मतलब है कि सरकार अपने कदम उठा रही है। आपने देखा होगा जब पुंछ राजौरी में जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, CAPF आने शुरू हुई, तो महीना लग गया। धीरे 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 वो जो RR की यूनिट्स जो कि लद्दाख गई थी, उनको रिप्लेस करके रीफिल करने के लिए महीने से ऊपर लग गया। और जब ये लोग आते हैं फिर इनको भी टाइम चाहिए होता सेटल होना, अपना इंटेलिजेंस वर्क डेवलप करना। तो आई एम श्योर कि वो जो आपका जो पॉइंट है अंदर वाला, वो खतरा डेफिनेट है, 100% है। किस रूप में आएगा, वो कोर्ट में न्यूसेंस भी क्रिएट करेगा, वो प्रेस में भी न्यूसेंस क्रिएट करेगा, वो गली में भी न्यूसेंस क्रिएट करेगा, वो लड़ाइयाँ भी करवाएगा, खून खराबा भी होगा। और जो जिनको बड़ा शौक है ना कि हम अभी अटैक क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान के ऊपर, लड़ाई घुस गई उनके अंदर अभी तक, तो उनको लड़ने का मौका मिलेगा। आप सबको लड़ने का मौका मिलेगा। हालांकि मैं चाहता हूँ ना मिले, ऐसा सिचुएशन ना आए, पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि काफ़ी सारे जो लोग हम इस प्रोग्राम देखेंगे, कहीं ना कहीं से इनको वो ज्वाला जलती हुई नजर आएगी ओस पड़ोस में। किसको कितनी हीट लगती है, कौन को बचा सकता है, वो महादेव की विल है, जब आपकी तैयारी है। बट दिस इज हाउ आई लुक एट इट। इट इज अ रियल एंड डेफिनेट थ्रेट इनसाइड आवर ओन कंट्री। And there is no question, sir. And as a matter of fact, अगर आप देखेंगे सारे जितने भी developed nations हैं, they pretty much have developed nation, they pretty much have the same threat. उनके पास सिमिलर थ्रेट्स है इलीगल्स का। और ये ऑब्वियसली एक कंसीडर्ड एफर्ट की तरह से किया गया था ग्लोबल लेफ्ट की तरफ से कि भाई जितने भी नेशंस हैं उनको बढ़ने मत दो, कंट्रोल में रखो, अपना जीते रहो, वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड दिस एंड दैट। सर अब आते हैं थोड़ा किनेटिक एक्शन के ऊपर। ऑब्वियसली आई मीन मेरा तो बड़ा क्लियर है कि इट टेक्स टाइम, ठीक है। and आप इस बारी मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप एक एस्केलेशन लैडर को अब करना चाहते हो। इट्स नॉट गोइंग टू बी वन स्ट्राइक उसका रिस्पांस, इट्स गोइंग टू बी स्ट्राइक रिस्पांस स्ट्राइक रिस्पांस स्ट्राइक till the time these guys basically say yaar okay we don't want to respond anymore, and it will not be like टैंक स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल आउट वॉर, ये वो। दिस विल बी वेरी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स मेरे हिसाब से। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। विच ऑल्सो जब आप अगर एस्केलेशन लैडर को ऊपर लेके जाना चाह रहे हो एंड यू ट्राइंग टू ब्रीच दैट मार्कर जो आपने 2019 में क्रिएट करा था, जब व्हेन यू डिड अ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करी आपने, उन्होंने यहाँ पर एयर स्ट्राइक करी, फायर फाइट हुआ, उसके बाद डिप्लोमेटिक टेंशंस वैसे के वैसे रहे, एंड देन यू वेंट अहेड एंड बड़ी abrogated the 370 to give the biggest slap on the face. So मेरे हिसाब से इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दैट। अगर 2019 people take 370 away from the airstrike, these are combined events, it's not a singularity. तो आप किस तरह से देखते हैं सर इसको? बिकॉज वी आर वांटिंग टू अपग्रेड द एस्केलेशन लैडर दिस टाइम, एंड जो प्रिपरेशन जो मुझे दिख रही है, इट इज बेसिकली टू डू दैट। एंड तभी आप देख रहे हैं पाकिस्तानी इतनी अपनी फौज को रिकॉल कर रहे हैं, आर्मर्ड यूनिट्स घुस रही हैं, दिस दैट। सो व्हाट डू यू सी दैट एज? बिकॉज उनके पास भी लेग्स नहीं है अटैक करने को। तो क्या देख रहे हैं आप इस पूरे सिचुएशन में, जस्ट एज अ ओवरऑल दिस थिंग? नहीं, नेचुरली दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि अगर देखो उरी के टाइम पे तो उनको खबो ख्याल ही नहीं था। उरी से पहले क्या था, हम लोग LC पे रात को एम्बुश लगा के और पोस्ट पे बैठे होते, गार्ड ड्यूटी करते थे,
और वो सो रहे होते थे। उनको पता है यहाँ से तो किसी ने आना नहीं, इधर से उल्टा जाना है पाकिस्तान से भारत में, तो वो ऐश करते थे। उरी की सरप्राइज अटैक जो हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उनको हिला के रख दिया। अगली बार वो जैसे हुआ बालाकोट, उन्होंने पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल मैन करनी शुरू कर दी, तो हम जाके उनके मेन लैंड में ठोक के आ गए। ओनली थिंग इज कि बालाकोट जो है वो मेन लैंड का थोड़ा ऊपर वाला इलाका, मेन लैंड पंजाब में नहीं घुसे, यही फर्क रहा। नेचुरली जब आपने दो चीजें आपने कर दी, पहली आपने एलसी को तोड़ा, दूसरे वाले में आपने इंटरनेशनल बाउंड्री का उल्लंघन किया, पाकिस्तान के अंदर घुस गया, आप औकात दिखा दी। और यही बात है कि जैसे 370 टूटा तो पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया इमरान खान ने, मैं ट्रेड बंद करता हूँ, दैट्स इट। उनको औकात पता चल गई थी। अभी कुछ डिफरेंट होना है, पर मुझे एक्चुअली कई बड़े हैरानगी होती है कि पाकिस्तानी फौज को हम देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जमावड़ा हो रखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जमावड़ा, तुम बेवकूफ हो, तुम रियली इधर ही बैठे रह जाओगे, पीछे तुम्हारी लंका लग जाएगी। तुम आओ आओ और पास आओ, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के ऊपर लाइन अप लगा के मेरे सड़े पूरे टैंक खड़े कर दो, तो तुम इधर खड़े रह जाओगे। तुम खड़े रहो, पीछे से खुश हो जाएगा। तो अफगानिस्तान के साथ जाना, सर जंगल आरटी लड़ाते रेंज हुए, में बैठे हैं, इन सर्टेन हाँ प्लेसेस सिटिंग इन आरटी रेंज। अभी इतना या कौन बेवकूफ है? ट्रू। फर्स्ट सो सालों के अंदर टैंक्स खत्म होंगे। तो ये 1987 के ब्रास टैक्स के दिमाग में फंसे हुए हैं, बिकॉज आज के जो जनरल्स हैं ना इनके, वो उस टाइम पे शायद लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट थे, तो इनको भी लगता है कि इधर से मोबिलाइजेशन उधर से मोबिलाइजेशन, ये करके आमने सामने वाली लड़ाइयों वाला टाइम अभी निकल गया, और हम आमने सामने कोई आपके मुंह लगना नहीं चाहते, टू बी ऑनेस्ट। तो कुछ बड़ा होगा, नेचुरली कुछ डिफरेंट भी होगा, तो और उनको भी पता है कि कुछ बड़ा होगा, कुछ डिफरेंट होगा। मुझे अगर पूछोगे कि अगर आप, जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि 2019 की बालाकोट की कल्मिनेशन इन अ वे 370 था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार का कल्मिनेशन पीओजे के लेके या गिलगित बल्तिस्तान लेके बैठ जाएं, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, एस्केलेशन होगी, पर उसमें खतरा ये होता है आदि कि आप एक सेंसिबल दुश्मन से लड़ रहे हो ना, तो एस्केलेशन को कंट्रोल करना आसान होता है। जब आप एक बेवकूफ, कहते हैं ना, समझदार दुश्मन जो होता है वो बेवकूफ दोस्त से खतरनाक बेहतर होता है। जब आपको दुश्मन ही बेवकूफ हो ना, तो फिर क्या होता है कि कई बार जुआ थोड़ा सा काम नहीं करता। बट आई एम श्योर जब हम अपना एस्केलेशन पे हमारे पैर बढ़ेंगे ऊपर की तरफ उस लैडर पे, तो हमारी इसीलिए टाइम दिया जा रहा है हर उस कॉन्टिजेंसी को। मुझे कोई इनसाइड खबर थोड़ी है ना, आप सीसीएस की कमेटी मीटिंग में बैठे ना, हम लोग एमओ डायरेक्टरेट के ऑप्स रूम में गए हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस बताती है कि जो देश जिसके इनिशिएटिव आज भारत के हाथ में है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हर दिन जो बिना हमारे कुछ किए निकल रहा है, पाकिस्तान अपने आप को उतना ड्रेन कर रहा है। चाहे उनके जहाज़ गिर रहे हैं, वो हमने देखे, फाइटर्स, उनको तेल, और देखो आप एक टैंक को एक पेड़ में छुपा के रखा है और उसको अगले दिन दूसरे टीले के पीछे लेके जाना है, तो वो टैंक की एवरेज ऐसे नहीं होती जैसे हमारे कार की होती है कि 1 लीटर में चला जी 20 किलोमीटर 10। ये होता है कि 10 लीटर खा के 1 किलोमीटर चला, 20 लीटर, ये इसकी एवरेज होती है। एंड उसमें फॉर एवरी मीटर यू मूव, और जहाज जब उड़ा के टेक ऑफ करके लैंड करते हो, आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी है। फ्यूल इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट, जो उसकी मेंटेनेंस, उसकी जो रनिंग मेंटेनेंस, उसमें जो खर्चे होते हैं। और पाकिस्तान का जो बड़ी छाती ठाप रहा है, आप ये भी देखो उसके पास एसेट्स, जो मेन एसेट्स आज पाकिस्तान के पास हैं, वो एयर में जो उसकी F-16 और जो इसके बाद J सीरीज है, वो दोनों कंपेटिबल नहीं है। अमेरिकन चाइनीज एयरक्राफ्ट के साथ मिलके आपको उड़ान नहीं भरने देंगे वो, और जिस जहाज जहां लैंड करता है F-16, वहां पे चाइनीज लैंड नहीं कर सकते। चाइनीज, उनका जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम वो अमेरिका बेस्ड है, उसमें चाइनीज अपनी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो की डेटा शेयर नहीं करेंगे, करेंगे तो मरेंगे। और ऊपर से बड़ी बात यह है कि अगर उनका थंडर फंडर J-10 J-17 को ठोक दिया, जो कि हम ठोकेंगे, तो उनकी जो मार्केट है चाइना की, ये लोगों को बता के कि हमारा बेस्ट एयरक्राफ्ट है और हम नेक्स्ट 12th जनरेशन में चले गए हैं, 6.5 में जा रहे हैं, वो सारे का सारी मार्केटिंग कैंपेन उनकी ठुस हो जाएगी। तो रिस्क उनको भी बहुत ज़्यादा है। तो जिन गोटियों के ऊपर पाकिस्तान जंप मार रहा है ना, वो गोटियों के जो मालिक हैं उनको खुद ही डर है कि क्या हो जाएगा। बट टू समराइज इट, यस इट विल बी एस्केलेशन। होपफुली उसका एंड रिजल्ट जो होगा एक मैसिव चेंज होगा, चाहे वो नक्शे में हो चाहे कहीं और। वो पाकिस्तान का नक्शा तो टूटना ही है, और हम, मुझे नहीं लगता कि भारत पाकिस्तानी टेरिटरी में इंटरेस्टेड है। हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि ठीक है, जिसको जो बनता है उनका मिल जाए, बलोचों को अपना देश मिल जाए, KPK अपना मिल जाए, और हमारे साथ दुनिया की और भी ताकतें हैं जिनको लगता है कि हाँ ये डिवीजन अभी ओवर ड्यू है, जो उन पर जुल्म हुए हैं, जो उनका हुआ है। हमें अपना नक्शा, जो अपना इलाका वापस लेना, जो खबर आई थी कि हमारे कुछ राफेल घूम फिर के आ गए,
अब रात को जाते हो उनको नजर नहीं आता तो आप बड़े छाती ऐसे मत करा करो, आदि गलत बात है। जब बालाकोट में गए थे उनके डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो रात को आए थे, हमें नजर नहीं आए। तो समझा करो यार, हिम्मत है दिन में जाके दिखाओ, फिर बोलना मेरे रफेल गए। मैं नहीं फालतू में उसमें जाता। तो यस, एस्केलेशन कंट्रोल करेगा भारत, मगर एक बेवकूफ दुश्मन के साथ सामने थोड़ा सा उस एस्केलेशन को शायद उस तरीके से वो ना जाए उस ट्रेजेक्टरी को जिसको आपने प्लान किया हो। बट इट्स ओके, आई एम श्योर जैसी भी कॉन्टिजेंसी होगी हमारी सेनाएं निपट लेंगी उसको। तो देखिए, सबसे बड़ा चीज तो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियर पे आता है कि भैया न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। आई थिंक वो कार्ड खत्म हो गया। आई थिंक पाकिस्तान के पिछवाड़े में दम नहीं होगा टू प्रेस द न्यूक्लियर बटन। देखिए, जो इतना ये हर बारी न्यूक्लियर न्यूक्लियर करते हैं, आई पर्सनली मैंने काफी सोचा है इसके बारे में। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू डू इट। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है और मतलब लिटरली क्लिक मारना है, नहीं मार पाएंगे। इतना दम नहीं है, क्योंकि इनको पता है दैट इज अ सुसाइड नोट। विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स दे विल बी डेड, ऑल ऑफ देम। तो वो मेरे को दिखता नहीं है। बट सर, व्हाट आई सी एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अंदर ये जो थोड़े बहुत इनके स्लीपर सेल्स हैं ये एक्टिवेट होंगे। इसमें एक ही चीज मुझे दिखती है कि अंदर के स्लीपर सेल्स तो ठीक है, बट ऑल ऑफ देम आर काइंड ऑफ इन हाइडिंग, राइट? सो दे आर नॉट प्रोबेबली, एंड जो हमको चीजें दिख रही हैं, इट्स मोर और लेस विमेन विद चिल्ड्रन। सो fair enough, this has to be looked at, but this has to be looked at very carefully. अब आते हैं सर थोड़ा सा, लेट्स लुक एट अफगानिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान के साथ आप फिर से खुले में मीटिंग करते हो। पाकिस्तान में मेल्टडाउन, रात को 2 बजे वो सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ओ जी 24 घंटे में आ रहा भारत। आई थिंक मोदी जी का कोई प्लान होगा भी ना, तो मोदी जी के पास आया होगा, हाँ जी क्या हुआ कल रात को पाकिस्तान में? सर वो बोल रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में आ रहे हैं। अपनी जरा रक्षा मंत्री को बोलिए 72 घंटे के बाद करेंगे ऑपरेशन, डिले करो सारा। और बिकॉज दैट एज यू सेइंग इट विल क्रिएट मोर प्रेशर। हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान इज रिएक्टिंग टू दिस? इनकी रिएक्शंस आपने तो पहले भी एस्केलेशन देखी हैं, यू वर पार्ट ऑफ द पराक्रम, you've seen their escalations before. Is this something like what they used to do before, कि इन लोगों को इनकी कोई डॉक्ट्रिन चेंज हुई है? क्योंकि मैं एक मैप भी दिखाता हूं आपको सर, आई डोंट सी देम चेंजिंग देयर थॉट प्रोसेस एट ऑल। मिलिट्री थॉट प्रोसेस वाइज मेरे को दिखता नहीं है दे हैव चेंज्ड। इनका वही वो सियालकोट में घुसना है हमको, अंदर वहां पर पंजाब से हम जम्मू का क्या जम्मू कश्मीर काट देंगे, और ये नीचे इन लोगों ने यहाँ पर काफी, सो यू कैन सी दे क्वाइट नर्वस ऊपर नीचे, और ये बीच का रास्ता खुला है यहाँ पर राजस्थान में। या मैंने तो जो आपने नाम ले लिया पराक्रम के एस्केलेशन में, तो ये हो गया था कि हमारे सामने हम लोग नॉर्दर्न राजस्थान में थे, तो हमारे सामने जो पोस्ट थी उनकी, वहाँ पे काफ़ी कम स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की उस टाइम पे। रेंजर्स भी थे और वो भी बड़े स्प्रेड आउट थे। तो सडनली क्या हुआ कि रात को पानी आ गया फेंस के इस तरफ, वहाँ फेंस लगा हुआ है। तो जब बाद में देखा सुबह उठ के, तो मतलब उठ के तो हम तो जागे हुए थे, बट मॉर्निंग में जब समझ आई, क्लैरिटी आई कि वो जैसे हमारी फौज ने मोबिलाइज किया था, हम पहुंचे थे ना, तो उन्होंने अपने क्या किया, अपनी कैनाल तोड़ दी, अपना इलाका आगे फ्लड कर दिया कि टैंक अंदर ना आए, क्योंकि टैंक्स जो है उनको कीचड़ में समस्या होती है। तो पानी हो तो BMPs वगैरह तैर के निकल जाती हैं, लेकिन जब कीचड़ होता ना, तो फिर क्या होता है कि जैसे टैंक मैनूवर करता तो चेन कई बार निकल जाती है टैंक की। तो ये पैनिक तो हमने अपनी आंखों से देखा है। उसी पैनिक को मैं आज पाकिस्तान की हाईएस्ट लेवल पे देख रहा हूँ। जब रात को 2 बजे एक दड़ियाल उठ के कॉन्फ्रेंस करता है अपनी गंदी सी दाढ़ी दिखा के बिना मूंछों वाली, तो बेसिकली वो कह रहा है मुझे बचाओ। उसके 2 तरीके हैं। आप रात को मिडनाइट कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो मतलब पास मिडनाइट कर रहे हो, तो एक बात तो नेचुरली शोज लॉट ऑफ इमरजेंसी। दूसरा उनको लगता है कि दुनिया, हम सो रहे हैं दुनिया जाग रही है, घंटों का फर्क है ना, इधर दिन उधर रात, तो वो जागे हुए हैं जो वैसे हमारी बात ना सुने, तो हम अपने वालों को तो रात को जगा लेते हैं, अमेरिकन हमारी बात सुन लेंगे, वेस्टर्न बात सुन लेंगे। तो पैनिक क्लियर नजर आता है। और उसका रीज़न ये है आदि कि जब आपने देश के लिए आपने वफादारी से काम ना किया हो, आपने अपने देश को लूटा हो, एज पॉलिटिशियन, एज फौजी, एज जनरल, तो और ये अगर हम कहते हैं कि हमने कभी एम्बिशन नहीं थे हमारे कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमारा नाम लेके पाकिस्तानी एम्पायर, फौजी एम्पायर खड़ी की, तो ये भी आप मान के चलिए ना, उन फौजियों को भी पता था कि भारत थ्रेट नहीं है ना। अगर हम कहते हैं भाई हमने कभी पाकिस्तान का कोई हिस्सा लेने की कोई बात नहीं की,
लेकिन जब उन्होंने हमारा नाम लेके डरा डरा के अपना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, तो उनको भी पता था कि भारत डजंट वांट टू इन्वेड पाकिस्तान। तो उन्होंने भी क्या किया कि सिर्फ लूटने में और पैसे कमाने में फोकस रखा, और आज उनकी भी टांगें कांपने लगी, बिकॉज अब सच्चाई उनके सामने आके खड़ी है। वो तैयारी उनके पास नहीं है। आप डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, अगर आप नेशनल डॉक्ट्रिन को छोड़ो, छोटी मोटी डॉक्ट्रिन भी, वॉर फाइटिंग एट लोअर लेवल भी जब होता है, उसकी प्रैक्टिस, उसको बार बार एक चीज़ को चेंज करने के लिए, जो मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि हर जगह प्लान बने होते हैं, उन प्लान्स को बार बार रिहर्स करना पड़ता है। 3-3 4-4 महीने डेजर्ट में हमारी फौज घूमती है हर साल, और आप देखते हो फिर रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लास्ट में जाते हैं, और फिर एक बड़ा फायर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एयरफोर्स भी आती है। उसके पहले अगर आप हर साल देखें प्रैक्टिकली, तो 3 से 4 महीने हमारी स्ट्राइक फॉर्मेशन डेजर्ट में घूम रही होती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने ये चीज़ नहीं ट्राई करनी है, ऐसे करना है। ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से हमने इतनी सीरियसली देखी नहीं, क्योंकि हम दोनों देश एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हम इस टाइम पे यहाँ पे बॉर्डर के पास हम लोग अपनी एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, जिसका फ़ायदा लेके चाइना ने गलवान किया था। वो लोग जो ब्लेम करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि जब चाइना ने ये कहा था और रशिया ने गारंटी ली थी, और उसके बाद उन्होंने बैक स्टैप किया, जो मैंने बुक में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो हमारे यहाँ तो खैर आधी खबरें होती हैं मीडिया वाली, तो वो लोग ब्लेम करते हैं हम सबको। तो वो ये जो आपने जो नक्शा दिखाया, इसमें बीच में एक्चुअली गैप नहीं है, फॉर्मेशन उनकी हैं, बट हाँ जो हरकत दिखा रहे हो आप, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बिकॉज ऊपर जो है वो उनका सेंसिटिविटी है। पीओजे के पे उनकी सेंसिटिविटी इसलिए बनती है कि वो भारत का इलाका चोरी किया हुआ है। पंजाब तो उनका गढ़ है, उनको डर लगता है कि ये ना घुस जाए, और उनको शायद हमसे ज़्यादा पन्नू से डर लगता होगा, जो खालिस्तान की बात करता है। खालिस्तान तो लाहौर में बनना है, तो उनको तो वैसे बहुत ज़्यादा डर है। और नीचे जो है वो उनका एक कराची पोर्ट एक बात है, और चाइनीज़ इंटरेस्ट जो वहाँ पे हैं ग्वादर में। चाइना का ड्रीम क्या है बेसिकली, ग्वादर काबू करना, उसको पाकिस्तान से लेना, वहाँ नेवल बेस बनानी, और सी पैक को वहाँ से ऑपरेशनलाइज करना। और आप ध्यान से देखें सी पैक का लेआउट, तीन तीन रास्ते बना रखे हैं चाइनीज़ ने। एक तो जाता है वाया बलूचिस्तान, जो कि डिफंक्ट है। एक जो बिल्कुल पंजाब में से होकर जाता है। उन्होंने अपना काम पूरा सही किया हुआ है कि कल को यहाँ रोकेगा तो ये नहीं पता है कि ग्वादर में रोक लेंगे बलोच। वो तो बलोच भाइयों को सलाम करना चाहिए कि उनकी हिम्मत है कि उन्होंने उनको वहीं ठोक दिया। अदरवाइज अगर बलोच सिर्फ बलूचिस्तान के ऊपर वाले हिस्से में होते, तो चाइना ने एक अल्टरनेट रूट बनाया हुआ था, लेकिन वो अभी सिंधी भी खड़े हो गए। तो ये जो हरकत आप देख रहे हो फॉर्मेशन की, ये एक मुशर्रफ के टाइम की डॉक्ट्रिन थी कि भाई हम जो उनका डेजर्ट है, देखो आज डेजर्ट रहा कहाँ। हमारे जो डेजर्ट है बहाल हो रखे हैं। हमारी नहरें, जब अब अनूपगढ़ की एग्जांपल लीजिए, आज से 2 या 3 दिहाई पहले इट वाज डेजर्ट। आज वहाँ हरियाली आप देखिए, क्योंकि हमने अपने देश में काम किया है, नहरें बिछाई हैं, पानी वहाँ नहीं था वहाँ पानी पहुँचाया। और रेत ऐसी चीज़ होती है, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है फ्लोरिकल्चर में, जैसे बोगनविलिया बड़ा एक स्टर्डी प्लांट है। अगर आप उसकी कटिंग, हमारे जम्मू में आप आओगे ना, तो हाईवे, पंजाब में भी है, हाईवे के साथ साथ बोगनविलिया पूरी खिला हुआ है इस टाइम ब्यूटीफुल। आप टहनी काटिए और घर में जाके रेत में उसको डाल दीजिए, बस रेत, सिंपल रेत में, और पानी डाल दीजिए। रेत बहुत फर्टाइल होती है, सिर्फ उसको पानी चाहिए होता है। तो आजकल के दिनों में अगर आप हमारे सीमा पे जाते हैं, फेंस पे, तो आपको क्लियरली दिखता है कि टिल फेंस, और फेंस के भी आगे, क्योंकि हमारी ज़मीन है, जीरो लाइन उसके आगे होती है। फेंस जो है बिल्कुल बॉर्डर, बिल्कुल बैंग ऑन बॉर्डर नहीं है, थोड़ा सा गैप होता है, वहाँ हमारी खेती हो रही होती है, और सामने डेजर्ट है। ये जीरो लाइन के उस तरफ वीरान पड़ा है। उन्होंने अपने एसेट्स पे काम नहीं किया। जो नहरें हमने उनको 6.2 करोड़ पाउंड में बना के दी, फाइनेंस की, उनको उन्होंने सिर्फ करप्शन के लिए, और डैम्स उनके भर चुके हैं, हमको पता है, तो उनकी पानी कहीं पहुंचता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जो उनका एक टाइम का सिस्टम था कि हम क्या करेंगे कि नहरों के ऊपर डिफेंस है उनका, नहरों के ऊपर डिफेंस लगा के पंजाब वगैरह में हमें रोकने का है। और टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक हम रियली पंजाब के अंदर घुसना चाहते हैं, ऑब्स्टेकल रिटर्न टेरेन है। तो उसने नीचे मुशर्रफ का ये पॉलिसी थी कि इनको डेजर्ट में आने दो, जब डेजर्ट के अंदर आ जाएंगे तो मैं इन पर टैक्टिकल न्यूक चलाऊंगा, क्योंकि ये मेरा देश। और अपने देश के अंदर आप जिसको अपने लोगों को मार दो, कोई को पूछ नहीं सकता। जैसे चाइना मारता रहता है हर साल 5 लाख 4-5 लाख मारता रहता है, पता नहीं चलता। तो उसका उसका रिवर्स, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये चेंज लाया था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय फौज के ऊपर केमिकल, न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल वॉरफेयर होती है, अटैक होता है, तो इसको भारत के ऊपर केमिकल, न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल अटैक माना जाएगा। और भारत के ऊपर माना जाएगा मतलब यह है कि फिर आपकी फर्स्ट यूज हो गया आपके ऊपर, अभी आप ठोकोगे। तो अगर पाकिस्तान पराक्रम की माइंडसेट में मुशर्रफ के टाइम में फंसा हुआ है आज तक,
कि हम डेजर्ट खाली छोड़ देते हैं, इनको आने दो अंदर। खाली तो नहीं होता, मतलब वीक रखते हैं, ठीक है। तो फिर आप ये समझ सकते हो कि वो कितने अपडेटेड है, वो कितने अवेयर हैं कि डेवलपमेंट, वॉर फाइटिंग कहाँ की कहाँ चली गई। अगर वो उसी माइंडसेट में बैठे हुए हैं तो फिर तो हम जो कहते रहते हैं कि इन्होंने अपने देश पे ध्यान नहीं दिया है, इन्होंने अपनी फौज के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, इन्होंने अपनी तैयारी नहीं रखी, वो सामने, तो इसलिए वो पैनिक कर रहे हैं क्योंकि सर, उनको ज्यादा पता है। it showed us feel like it, seem like it. तुम्हारे पास $10 बिलियन का फौजी का बजट है, वैसे भी तुम्हारी फौज को तुम कुछ भी खरीद के दे सकते हो। नोबडी इज गोना आस्क यू क्वेश्चन, नॉट लाइक आवर फौज साला 25 चीजें ये वो ऑल दैट नॉनसेंस। अभी वो क्या है, डिफेंस एक्विजिशन कमेटी है, फिर वो कमेटी बैठी है, ये है, फिर भी हमारी चीजें खरीद लेते हैं हम लोग, और आप फौज इज प्रीटी वेल इक्विप्ड। पाकिस्तानी अभी तक आर्मर्ड प्रूफ व्हीकल्स नहीं खरीद सके अपनी फौज के लिए। जो रोज तुम बलोचिस्तान में ठुकते हो, अगर तुम्हारे पास आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल है तो नहीं ठुकोगे ना। आईडी फटेगा, आर्मर प्रोटेक्शन है उसके ऊपर, बचोगे यार। हाँ ठीक है, उछल के इधर उधर गिरोगे, थोड़ी चोटें चोटें आएंगी, जिंदगी तो बच जाएगी तुम्हारी। यू विल हैव द ब्लडी सेंस टू स्टैंड अप एंड फाइट आफ्टर दैट। पीछे से रोल आउट करके यू कैन फाइट। बट यहाँ पर तो सर खुले वो ओपन जिप्सी में चलते हैं तो दे ब्लडी फ्लाई आउट लाइक पिजन्स। आई मीन चितड़े उड़ते हैं इनके व्हेन दोस ब्लास्ट हैपन। सो फॉर मी इट्स आई डोंट नो, जो आप एक क्वेश्चन रेज कर रहे हो कि आर दे स्टिल स्टक इन द 90s अर्ली 2000s, question to be kind of asked. या वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपने जो, जैसे आपने एक छोटा सा पॉइंट एज ए सिविलियन आपने उस पॉइंट को ऑब्जर्व किया, हमें भी क्या लगता है कि बहुत बड़े गैप्स हैं पाकिस्तान की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में। उसका एक रीज़न ये भी था कि उन्होंने हमेशा अपने आप को आउटसोर्स कर रखा था कि लड़ाई होगी तो अमेरिकन भाई आ जाएंगे, चाइनीज़ भाई साहब आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये नहीं किया कि जो उनके पार्टनर्स हैं, चाहे अमेरिकन हैं चाहे चाइनीज़ हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको लुक आफ्टर नहीं कर पाए। चाइनीज़ का सी पैक में बैठा दिया, और अफगानिस्तान में क्लियर निकल के आया कि अमेरिकन के खिलाफ आईएसआई के एजेंट्स और आईएसआई के लोग लड़ रहे थे, जबकि वो अमेरिका से पैसे लेकर ट्रांजिट राइट्स दे रहा था। तो ये जो वो देश कौन करता है ऐसे वाले काम? ये वो देश, वो लोग करते हैं जिनको पहले कल की सुध नहीं है और कल की उनको केयर नहीं है। जब आप उस मिट्टी से, उसमें आपकी ड्रीम ही नहीं है कि आपने कब्र यहाँ दफन होना है, आपका ड्रीम है किसी इंग्लिश काउंटी में कहीं फैंसी जगह में किसी बार्ड फेंस के जहाँ फूल खिले हों उसके अंदर दफन होना है, या फिर कहीं अमेरिका में जाके मरना है और वहाँ भी दफन भी होना है। इनको तो पता नहीं है, तो अपने को इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में भी डाल सकते हैं, इनको दीन मजहब तो होता नहीं। तो फिर आप सोचते नहीं हो, आप उस मिट्टी के बारे में सोचते नहीं हो। कितने इनके जो यूट्यूबर खुद ही तो कहते हैं कि देखो हमारे फलाने जनरल वहाँ चले गए, हमारे पॉलिटिशियन वहाँ भागे, नवाज शरीफ वहाँ चला गया। हमारे भारत में देखो ना कौन कहाँ गया, सारे यहाँ के यहाँ हैं, अच्छे हैं बुरे हैं यहीं पे हैं। तो ये फ़र्क है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर 370 से पहले यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में आईएएस करके आते हो जम्मू कश्मीर कार्डर में, आपने पूरी ज़िंदगी 30 35 40 साल यहीं पे देनी है, और फिर आपको यहाँ पे घर बनाने का वो नहीं था, हक नहीं था। तो आप बताओ, वो ब्यूरोक्रेट जिसको ये पता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी यहाँ नौकरी करनी है, लेकिन घर बनाने के लिए मुझे नोएडा जाना पड़ेगा बिकॉज मैं वहाँ से हूँ, या कहीं से मैं नोएडा में सेटल होना चाहता हूँ, तो आपकी कितनी अटैचमेंट होगी। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क होने में एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। फिर ब्यूरोक्रेट्स ने बोला ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, नोएडा में घर बनाना ही है तो फिर बंगलो बनाएंगे ना, तो यहाँ से ले चलते हैं, पैसे कमाते हैं। तो इस एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप समझोगे इसको, कि जहाँ पे आप हो और जगह की अटैचमेंट अगर आपके साथ नहीं है, रीजन कुछ भी हो। हमारे ब्यूरोक्रेट्स की प्रॉब्लम 370 थी, अभी वो हट गया, वो ऐसा नहीं कि वो सुधर गए, तो बात अलग है, बट मे भी 15-20 साल में सुधरेंगे। जब आप एक जगह पे जाते हो एज ए यंग एसडीएम और आपको पता कि आपने यहीं पे रिटायर होना है, मे बी एज ए चीफ सेक्रेटरी, और शायद यहीं पे अपना सेटल होना है, तो आपकी एफिलिएशन कह लो, आपका प्यार मोहब्बत केयर अलग हो जाती है उस लैंड के लिए। तो इन्होंने इसको नहीं किया यार, इन्होंने दे नॉट बीन लॉयल टू देयर कंट्री, और अभी इनके मुंह के सामने शीशा जब आया तो अब इनकी पैनिक स्टार्ट हो गया। And last question सर मैं आपसे पूछूंगा about the army fighting capability you probably faced off with Pakistani army. आपने देखा भी होगा क्लोज क्वार्टर्स में, probably flag meetings or something like that आपने कुछ अटेंड करी होगी, I don't know, I'm just guessing, क्योंकि at the levels and at the places that you were in obviously वहां पर कुछ ना कुछ interaction तो हुआ ही होगा आपका। From those days to what you see today, एक लेफ्टिनेंट को रेप कर दिया, क्यों? लड़की की तरह दिख रहा था। I mean, this is unheard of in an armed force. दिस इज अनहर्ड ऑफ इन आवर आर्मी।
सी ये होमोसेक्सुअलिटी और बच्चाबाजी का जो ट्रेडिशन है ये अफगान्स में भी है, और अफगान्स की मजबूरी ये है कि वो एक ऐसी कौम है जो हमेशा लड़ती रहती है। मतलब उनको बंदूक मिल जाए, एक नान मिल जाए खाने के लिए और एक शॉल मिल जाए तो अफगान कैन सर्वाइव एनीवेयर। तो ठीक है, यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड यू बीन अवे एंड लिविंग इन, आपने 10 साल जिहाद लड़ा है, उसके बाद अमेरिकन के साथ 20 साल लड़ा, तो एक होता है कि आपको एक ट्रेडिशनली फिर यू ट्राई टू एंटरटेन योरसेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ह्यूमन टेंडेंसी होती है। जैसे आज किसने बोला था ट्विटर पे कि क्या तैयारी थी हमारी कि इतना टाइम लग रहा है पाकिस्तान को ठोकने के लिए, तो मैं उस भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आर्मी को इतनी प्रिपेयर्डनेस पे रखो 24 घंटे 12 महीने, साल 2 साल के बाद वो आर्मी थक जाएगी, आपके सिस्टम्स फेल होने शुरू हो जाते हैं। हम इंसान हैं, हम कंप्यूटर नहीं है, हम कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि लगा के रखो 24 घंटे, ऐसे नहीं होता। तो उन्होंने अपना एक तरीका बना लिया कि हम लड़ाकू हैं, जंगजू हैं, जहाँ पे मौका मिलता है ठीक है। जो वही कल्चर पाकिस्तान 4-4 शादियां करके बीवी होने के बावजूद भी इनको लगा हाँ ये ठीक है यार, ये वो है। तो इन्होंने वो उसको फिर फौज डोमिनेट करती है, तो फौज में आ गया। बड़ा सैड और लाइक यू सेड कि ऐसा हमें कभी सुनने में नहीं मिलता। होमोसेक्सुअलिटीज इन ट्रुप्स कई बार इंसिडेंट हो जाते हैं अमंग दमसेल्व्स विच आर मोर ऑफ कंसेंसुअल, बट यहाँ तो एक रेप हुआ है यंग ऑफिसर, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो कल्चर बात रही कैपेबिलिटी लड़ने की, तो 71 में जब पीडब्ल्यू कैंप्स लगे थे, तो और मैं बताऊं कि एज सोल्जर टू सोल्जर हम मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू सेम, मोस्ट क्या ऑल ऑफ अस बिलोंग टू सेम सब कॉन्टिनेंट। अगर हम अपने कुछ लोगों को अंग्रेजों के बेवकूफ़ी वाली वर्ड यूज़ के मार्शल कॉम्स बोलते हैं, तो इनको भी इनके भी डिफ्रेंसिएशंस हैं। लाइक हिस्टोरिकली बलोच आर वेरी गुड फाइटर्स, हिस्टोरिकली पश्तून्स आर वेरी गुड फाइटर्स, हिस्टोरिकली पंजाबीज आर नॉट गुड फाइटर्स, बट पंजाबी में भी फिर कई हैं जो 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 अपने आप को मुस्लिम राजपूत कहते हैं, जो अपने आप को जट बोलते हैं, ये चीमे, ये बाजवा, दे आर सपोज टू बी सेम वॉरियर कम्युनिटी जो हमारे इधर रहती है। सिंधीज आर नॉट टू मच इनटू फाइटिंग, उनका अपना एक लाइक अलग तरीका है जिंदगी को देखने का। तो अगर आप इस हिसाब से देखो तो 71 में जब इनके जवान आते थे, वो ये कहते थे हमारे ऑफिसर को कि साहब आप जैसे ऑफिसर होते तो देखते हैं मैं कौन हराता। तो पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि आर्मी लड़ती है लीडरशिप के ऊपर। और जो लोग कहते हैं ना कि देखो जी जवान लड़ते हैं मेडल अफसर ले जाता है, तो मैं बार बार कहता हूँ जब गोली चलती है और सबसे पहले जब नीचे लोग कवर के लिए लेते हैं, सबसे पहले जो उठता है वो अफसर ही होता है। अगर वो नहीं उठेगा तो कोई भी नहीं उठेगा, वो उठता है तो बाकी उठते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो लीडरशिप का जो हमारा कनेक्ट है, हमारी आर्मी जो है वो बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे हम जिस यूनिट में भर्ती होते हैं वहीं पे हम राइज करते हैं, उसको हम कमांड करते हैं। हमारा कनेक्ट जो जवानों के साथ, और मैं आज रिटायर्ड हूँ, 8 साल होने को आए, आज भी हर साल अपनी यूनिट जाना, वो एफिलेशन और प्यार मोहब्बत रहता है। इनफैक्ट जो मेरा सेना मेडल जो ओरिजिनल है मेरी यूनिट की मेस में है, मेरे घर में नहीं है, मेरे पास नहीं है, बिकॉज हम लोग चले जाएंगे, यूनिट वहाँ पे रहेगी। तो ये हमारी एफिलेशन है। इनकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है ना, ये इनकी एक मुगल वे ऑफ वर्किंग, जिसको आप थोड़ा सा अपने आईपीएस और हमारी लोकल पुलिस के साथ कंपेयर कर सकते हो, कि जब आपके ऑफिसर हैं वो डायरेक्टर मोड में है कि आप जाओ, ये लड़ो, यहाँ चढ़ जाओ, वे कर लो। तो लड़ाई में यंग ऑफिसर्स इनके भी मारे जाते हैं, लेकिन इनका जो टॉप ब्रास है वो बेसिकली वो कटे हुए हैं अपने लोगों के साथ, दूर उनसे दूरी है, वो मैटर करता है। दूसरा बात होती है मशीन्स की। मशीन भी आप आइसोलेशन में नहीं देखते, मशीन के पीछे बैठा कौन है, उसको उड़ा कौन रहा है, उसको चला कौन रहा है, वो मैटर करता है। तो अगर हाँ, अगर आमने सामने की लड़ाई हो, दो बंदों को तलवार पकड़ा दी जाए, एक उनका बाजू आ गया कि हमारा बाजू आ गया, तो आपको बड़ा कंपैटिबिलिटी दिखेगी कि बराबर ही है हिम्मत। लेकिन हम वो लड़ाई तो नहीं लड़ रहे ना अकेले, हम कबीले में थोड़ी रहते हैं, हमारी एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर टू कल्चर कोई मैच नहीं है, टोटली डिफरेंट है। हमारा एक तमिलियन या एक केरलाइट या एक बंगाली वो नहीं पूछता कि मैं कश्मीर में क्यों मरूं, वो आता है कश्मीर में लड़ता है और जान दे के भी चले जाता है। वहाँ इनका तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर पश्तून इलाके को काबू करना है तो पंजाबी फौज को भेजेंगे, पीओचेके में किसी को ठोकना है जो कि ठोकते रहते हैं, तो वहाँ अगेन बलोच आर्मी को भेजेंगे, यूनिट को भेजेंगे, या फिर पंजाबियों को भेजेंगे। तो हमारे तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जितना मर्जी हम सब जानते हैं हमारी फौज में कंपोजिशन क्या है, यूनिट्स हैं। तो कंपेयर करना, और स्ट्रेंथ वाइज नंबर्स में आते हैं तो हम उनसे डबल हैं इन एनी ऑफ द 3 सर्विसेज, हम तीनों में उनसे डबल हैं। इक्विपमेंट हम आत्मनिर्भर हैं आज की डेट में,
उनके पास एक सुई नहीं बनाते वो, तो अब इनफैक्ट कई इक्विपमेंट तो उनके पास रशियन, अमेरिकन, चाइनीज सारा मिक्स है। तो आप देख लीजिए, फिर उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है। सो हमें उसमें देश को उसमें वरी करने की जरूरत, कैपेबिलिटी वाइज हमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। और जो हम जिस एरा में हम स्टेप इन कर रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट्स का रोल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का रोल है, जिसमें ड्रोन्स का वॉरफेयर का रोल है, जहाँ ये है वो है, तो यू शुड बी सरप्राइज कि हमारा एक ड्रोन का झुंड जाए, छोटा सा मच्छर की साइज का एक ड्रोन, और 150-200 ड्रोन इकट्ठे जाएं और किसी को ठोक के आ जाएं, फिर आप बोले वो काइनेटिक तो हुआ ही नहीं। अभी काइनेटिक ऐसे ही होगा। सर मेरा तो एक ही फाइनल फनी सवाल है, क्या आपको लगता है कि जर्नैल जो है इनके कि जर्नैल जो है ना, दे नॉट जनरल्स, दे जर्नैल, नाउ ये जर्नैलों को लड़ना भी आता है? बिकॉज़ नहीं, मुझे डाउट है, क्योंकि आपने हमेशा मारा अपने अपने सिटीजन्स अपने को। लोगों को मारा है आपने, ऊपर से आपने एक तो अपने लोगों को मारा है, दूसरा आपने आई डोंट नो नहीं, यू व्हाट यू अब कल्चर बिल्ड। देखो ना, जवान मरा तो कोई फ्यूनरल में नहीं आ रहा। एफसी वालों को तो पूछते नहीं थे कुत्ते को, वो दोनों को बेचारों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो पेरिया डॉग्स। अफसर मरता था तो चीफ आर्मी स्टाफ भी आता था। फिर एक टाइम आना शुरू हो गया कि ये भी शुरू हो गया कि पंजाबी मरता है, अफसर मरता तो ज़्यादा ढूंढा होती है, पश्तून मर जाता है कोई नहीं पूछता। और ऑफ लेट फिर इन्होंने कोशिश की चलो हर जगह पहुंचो अफसर, नहीं तो इनके जवानों के फाइनल राइट्स में तो उनके सीनियर अफसर आते नहीं थे। और हम भारत में देखो, हमारे यहाँ एसओपीज हैं, कोई अगर किसी जवान की डेथ होती है, नियरेस्ट स्टेशन कमांडर, स्टेशन हेडक्वार्टर चाहे वो 400 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वो आके ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ शोक शस्त्र करते हैं, वहाँ पे बैंड का वो होता है, उसका एक ड्रिल होती है पूरी हैंड ओवर। आपने कभी देखा है वीडियो में कि एक जो डेड बॉडी घर पहुंचती है खुद ही करके, उसमें आपको हमेशा कोई ना कोई झंडा पेश करता हुआ दिखेगा, सल्यूट हो रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। तो फर्क है। ये जर्नैल जो है ये बेसिकली, अब जैसे हमने कहा, इन्होंने अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी की, अपने बच्चे बाहर सेटल किए, अपने देश के साथ इन्होंने गद्दारी की। पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, ये बात ये नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, हमारे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो 70 साल से 75 साल से चल ही रहा है, लेकिन अपने देश, इनको समझना चाहिए कि जिन लोगों के पीछे ये खड़े हो जाते हैं, जिनको कहते हैं हमारा नंबर 1 फौज है, ये है वो है, उसकी असलियत समझो, और मत अपने खुदकशी करने वाले इरादे को लेके यहाँ पे आओ, हम ठोक देंगे, टू बी ऑनेस्ट। तो इन बेवकूफ़ों के तो जर्नैल, हाँ, ये बेसिकली ये मेडल लगा के पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, कौन से बाजार में, जैसे तेरी दीवार के पीछे यू आर स्टिल ट्राइंग टू गेट रीजनेबली गुड, ये इन सर सब कैन यू कुछ इमेजिन, मतलब है पिछले। मेरे को तो अच्छे अच्छे वाले मेडल लगाने हैं यहाँ हाँ। पर प्रमोशन के लिए, भैंस वो नहीं मिल रहे और पाकिस्तानी आर्मी अपने चिपकाते रहती है। इनफैक्ट यू शुड बी ड्रीमिंग कि तेरे को उसकी जनरल मुनीर की यूनिफॉर्म मिल जाए तो पूरी चादर तो पीछे उनको उल्टे उल्टे उल्टा करके, लगा, दुश्मन के बैटल उल्टे उल्टा लगा। उल्टे करके, हाँ, पीछे भरे। नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ सर, मेरे को एक पाकिस्तान का कोई पुराना कोई ऐसे झंडा झुंडा मिल गया हो, किसी ने कोई कैप्चर कुप्चर करा हो, एंड आई विल पुट इट हियर, फ्रेम इट, पुट इट हियर एंड पुट इट अपसाइड डाउन। ना, यू कैन टेक ए प्रिंट आउट एंड जस्ट पेस्ट इट देयर, उल्टा, कोई मना नहीं है उसमें, उल्टा। करना पड़ेगा, बिकॉज दिस कंट्री नीड्स टू बी टोल्ड दैट बॉस you're done, you're absolutely done. सर जी थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड फॉर द इनसाइट। चाइना का एंगल स्पेशली बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड इस पे थोड़ी नजर हमको रखनी पड़ेगी, स्पेशली दैट ब्यूटीफुल बर्ड एट द बैक। ओह Oh ब्यूटीफुल टू हियर yeah. दैट, इट्स Okay. इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच सर। एंड ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड एक छोटा सा मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, मैं और कर्नल अजय रैना 2-3 दिन में मिलने वाले हैं, तो Yeah. फिर इन पर्सन पॉडकास्ट भी आएंगे, ठीक है। वी आर मीटिंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस जहां पर कर्नल साहब हैं एंड हमारे प्यारे आरएसएन साहब भी हैं, सो वी विल हैव गुड इंटरेक्शन एंड आई विल शेयर सम स्टफ विद यू, बट टिल देन थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आदि।